गिलगित बल्तिस्तान के लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत अमन पसंद और बहुत ज़हीन होते हैं, लेकिन आजकल वो थोड़ा गुस्से में हैं। कुछ दिन पहले सड़कों पर एहतजाज भी हो रहे थे और पाकिस्तान से बाहर अजीब अजीब खबरें भी चल रही थी। ये सब क्या हो रहा है? पाकिस्तान से बाहर कुछ एंटी पाकिस्तान न्यूज़ चैनल तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के सारे लोग पाकिस्तान से शदीद नफरत करते हैं। पाकिस्तान आर्मी हर आते जाते को मारती पीटती रहती है, जुल्म की इंतहा हुई पड़ी है, वगैरह वगैरह। आम तौर पर ये खबरें सच नहीं होती, लेकिन आजकल एक अजीब बात हो रही है। पूरी दुनिया में खबरें चल रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग सड़कों पर आए हुए हैं और वहाँ वाकई ही बहुत से लोग सड़कों पर आए हुए हैं। अगर बाहर के मीडिया में देखा जाए तो लिखा है कि सारा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर आ गया है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग सारे मुल्क में शदीद एहतजाज के लिए तैयार हो रहे हैं और इस्लामाबाद के तो तोते उड़ गए हैं। लेकिन इसी स्टोरी को अगर गिलगित बल्तिस्तान के अखबार पामीर टाइम या डॉन न्यूज़ में देखा जाए तो फिर पता चलता है कि आखिर मसला क्या था। मगर ये मसला समझने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। इस इलाके पर जब से पाकिस्तान का कंट्रोल हुआ तब से इसे डायरेक्ट कैपिटल से कंट्रोल किया जाता था। अभी कुछ अर्सा पहले तक हर किस्म का स्वाबदीदी इख्तियार इस्लामाबाद में था, यानी इस्लामाबाद को हक था कि भाई जो मर्जी करो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। उस वक्त इन इलाकों को फाना कहते थे, लेकिन इन इलाकों को रूल से बाहर इसलिए नहीं रखा गया था कि इन इलाकों में करप्शन करके लूट खसूट की जा सके, बल्कि बात बिल्कुल उल्ट है। पाकिस्तान चाहता था कि जब भी कभी यूएन में कश्मीर के मसले पर बात हो तो गिलगित बल्तिस्तान को इसमें शामिल किया जाए। पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस इलाके का स्टेटस मुतनाज़े यानी डिस्प्यूटेड रखा। इससे फ़ायदा ये था कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लिए फेवरेटिज्म शो कर सकते थे। इन इलाकों में सस्ती बिजली देनी थी, टैक्सों में छूट देनी थी, लेकिन अगर इन्हें सूबे का स्टेटस दे दिया जाता तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं था। ये फेवरेटिज्म इसलिए शो करना था कि जब भी बात कश्मीर के रेफरेंडम तक पहुंचे, यानी बॉर्डर के इस तरफ या उस तरफ के कश्मीरियों से अगर पूछा जाए कि आपने किसके साथ रहना है, पाकिस्तान या भारत के साथ, तो उनका जवाब पाकिस्तान होता। पाकिस्तान चाहता था कि वो बाकी दुनिया को मजबूर कर ले कि भारत पर जोर देकर कश्मीर का रेफरेंडम करवा दिया जाए। 1990s तक पाकिस्तान की पॉलिसी रही कि कश्मीर को मुजाहिद और लड़ाके भेजकर आज़ाद करा लिया जाए, लेकिन 1999 में मुशर्रफ साहिब ने हुकूमत संभाल कर नई पॉलिसी बनाई। इन्होंने कहा कश्मीर का हल डिप्लोमेसी से निकलेगा। इन्होंने मुज़ाकरात शुरू भी किए, लेकिन पहले आगरा समिट नाकाम हुआ, फिर काठमांडू में मुलाकात का नतीजा ना निकला। बैकडोर डिप्लोमेसी चलाई, अपना मशहूर 4 पॉइंट फार्मूला दिया, लेकिन बात कहीं भी ना बनी। और साथ ही पाकिस्तान को ये भी समझ आ गया कि कोई भी बड़ा मुल्क इंडिया को नाराज करके कश्मीर का मसला हल नहीं करवाएगा। दूसरी तरफ दहशतगर्दी और करप्शन की वजह से पाकिस्तान की अपनी हालत भी बिगड़ रही थी। तब ये समझ में आया कि अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बाकी लोगों के बराबर हकूक और फ़राइज़ देना होंगे। 2007 में मुशर्रफ हुकूमत ने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के नाम से फाना को बहुत से इख्तियारात दिए और फिर 2009 में जरदारी हुकूमत ने इसी लीगल फ्रेमवर्क में कुछ तब्दीली करके नया आर्डर जारी किया। इसका नाम था गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस आर्डर। आज यही कानून बल्तिस्तान का निज़ाम चला रहा है। इस आर्डर की अगर डिटेल्स में ना जाएं तो मोटी सी बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के पैसे अब गिलगित बल्तिस्तान में ही रहेंगे और इस इलाके को सूबे के बराबर स्टेटस मिलेगा, अपनी असम्बली होगी, अपनी सुपीरियर कोर्ट होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर होती है गड़बड़। सूबे के बराबर स्टेटस तो दे दिया गया, लेकिन सूबा नहीं बनाया गया। यही तो असल डिमांड थी। इसका मतलब ये हुआ कि सूबे के बराबर इख्तियारात तो मिल गए, लेकिन वहाँ से कौमी असम्बली के नुमाइंदे मुंतखब नहीं होते और यहाँ का अपना वज़ीर आज़म भी नहीं, जैसा कि आज़ाद कश्मीर में है। इसका मतलब ये भी है कि हर इस जगह जहाँ सूबों की नुमाइंदगी होती है, जैसे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, नेशनल जुडिशल काउंसिल, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक बोर्ड, नेशनल फाइनेंस कमीशन वगैरह, कहीं भी गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी नहीं है, क्योंकि ये अभी सूबा है ही नहीं। इस बात का सीधा साधा मतलब ये हुआ कि जैसे हर सूबे का अलग अलग कोटा होता है, जैसा कि गैस, पानी और बिजली का, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान का कोई कोटा नहीं है। अभी सिर्फ एक ऑर्डर है जिसके तहत ये सब कुछ मिलता है
और ये ऑर्डर जब चाहे तब्दील हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हर वो टैक्स लगा दिया गया जो बाकी सूबों में होता है, इसलिए एहतजाज हो रहा है। ये एहतजाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए था। गिलगित के लोगों का कहना है कि हम टैक्स देना चाहते हैं, हमें सारे हकूक़ भी तो देना। इस एहतजाज को अपोजिशन की सारी पॉलिटिकल पार्टीज मसलन तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया और सारी सिविल सोसाइटी भी गिलगित बल्तिस्तान के साथ थी। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहता है तो आखिर एतराज़ किसको है? मोटी सी बात यह है कि एतराज़ है बाकी सूबों को। तो जाहिर सी बात है अगर पाकिस्तान में नए सूबे बनेंगे तो नए सिरे से रिसोर्सेज की तकसीम के फार्मूला भी बनेंगे। किस सूबे को कितना पानी, कितना पैसा मिलेगा, ये सब कुछ नए सिरे से डिसाइड होगा। बहुत स्यापा पड़ेगा, पूरी गेम ऑफ थ्रोन चलेगी। यही वजह है कि फाटा को केपीके में शामिल नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान में नए सूबे नहीं बन रहे, लेकिन बनाने तो पड़ेंगे। स्पेन की आबादी 5 करोड़ है और सूबे 50। पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ और सूबे सिर्फ 4। लगता है कि पाकिस्तान में अगले साल से सूबे बनना शुरू हो जाएंगे और आगाज गिलगित बल्तिस्तान से ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान गिलगित को नाराज नहीं कर सकता। कुछ ही दिन पहले हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान कौंसल को ही खत्म करने का फैसला कर लिया है। इस तरह इस्लामाबाद के सारे इख्तियार गिलगित में मुंतकिल हो जाएंगे। इससे अगला और आखिरी स्टेप सूबा डिक्लेयर करना ही होगा। आज की वीडियो गिलगित बल्तिस्तान से हमारे दोस्त तोकीर अली की लगातार रिक्वेस्ट पर बनी है। वो बहुत देर से इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। उम्मीद है इन्हें अच्छी लगी होगी। अगर आप भी किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।